गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि हम स्टार्ट कर रहे थे मैथ्स का, कल हमने चैप्टर किया था वेक्टर स्टार्ट, तो उसी का नेक्स्ट पार्ट जो है वो आज मैं लेकर आपके सामने आया हूँ। कल हमने जो वेक्टर्स में पढ़ा था कि वेक्टर्स होते क्या हैं, उनकी इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। देन हमने कुछ टाइप्स की थी और 4 टाइप्स कवर करते हुए मैंने आपको कुछ एक क्वेश्चन दिया हुआ था होमवर्क के लिए। तो उन्हीं वेक्टर्स को आगे लेके जो नेक्स्ट टाइप है हमारी वेक्टर्स की, वो है टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। ये ऐसे यूनिट वेक्टर्स होते हैं जो डायरेक्शन ऑफ ऑर्थोगोनल एक्सिस में बनाए जाते हैं। नाउ ये ऑर्थोगोनल एक्सिस जो होती हैं वो होती क्या है? आप सभी जानते हैं कि ग्राफ जब भी हम ड्रॉ करते हैं तो देयर आर बेसिकली 3 एक्सिस वी ड्रॉ इन अ 3D। सो जो एक्स एक्सिस होती है एक होती है y एक्सिस एंड देयर इज अनदर वन दैट इज z एक्सिस। इन एक्सिस पे जब हम अपने यूनिट वेक्टर्स को प्रोजेक्ट करते हैं तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स कल हमने पढ़े थे कि यूनिट वेक्टर्स होते क्या हैं। यूनिट वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स थे जिनका मैग्नीट्यूड जो था वो 1 होता था और वो सिर्फ यूज़ होते थे डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो ऐसे यूनिट वेक्टर्स जब हम एक्सिस के ऊपर हम प्रोजेक्ट करते हैं तो उन्हें हम कहते हैं ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है को इनिशियल वेक्टर्स। नाउ ये को इनिशियल वेक्टर्स जो होते हैं, इनकी डेफिनेशन कहती है कि वेक्टर्स हैविंग कॉमन इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर्स। ऐसे वेक्टर्स जिनका इनिशियल पॉइंट जो हो वो सिर्फ एक हो तो हम उनको क्या कहते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये मैंने 2 वेक्टर्स ड्रॉ किए हैं, एक वेक्टर ए है और एक बी है। इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो कौन सा है? ये। तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहेंगे? को इनिशियल वेक्टर्स। फ्रेंड्स, कल की वीडियो के बाद जो है कुछ लोगों ने मुझे क्वेरी की थी कि ये वेक्टर्स को मैं ए और बी क्यों लिख रहा हूँ, ना ही ए वेक्टर के ऊपर ये साइन डाल रहा हूँ या फिर ये बी के ऊपर ये एरो हेड डाल रहा हूँ। ऐसा इसलिए किया जाता है, जब भी हम वेक्टर का सिर्फ मैग्नीट्यूड जो है वो लिखते हैं तो हम वेक्टर्स को ए और बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वेक्टर्स जो हैं इसके बाद वो हैं कोलिनियर वेक्टर्स। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इक्वल या अनइक्वल मैग्नीट्यूड हो, लेकिन ये सेम या फिर पैरेलल लाइंस में क्या करें? बनाए जाएं, तो ऐसे वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स में इक्वल या फिर अनइक्वल मैग्नीट्यूड चलेगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन जो होनी चाहिए वो सेम या फिर पैरेलल लाइन में होनी चाहिए, तो ऐसे वेक्टर्स को हम कहेंगे ये कोलिनियर वेक्टर्स होते हैं। इनके बाद जो 8th टाइप के वेक्टर्स हैं वो हैं कोप्लेनर वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर्स ऐसे वेक्टर्स होते हैं जो सेम प्लेन पे एक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये बोर्ड है, इस बोर्ड में मैं जितने भी वेक्टर्स बनाऊं, ये बोर्ड एक ही प्लेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इस बोर्ड पर जितने भी वेक्टर्स बनाए जाएंगे तो वो क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स। देन कम्स लोकलाइज वेक्टर। एक लोकलाइज वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसका इनिशियल पॉइंट हम फिक्स रखते हैं। देन देयर इज अनदर टाइप ऑफ वेक्टर दैट इज नॉन लोकलाइज वेक्टर। नॉन लोकलाइज वेक्टर को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है फ्री वेक्टर। ये ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट जो होता है वो फिक्स नहीं होता। बेसिकली दीज आर अपोजिट टू लोकलाइज वेक्टर। देन द लास्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर। ये एक ऐसा वेक्टर होता है जो एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है या फिर उसके डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है, या किसी भी पॉइंट और ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन बताने में के लिए बनाया जाता है, और वो उस ऑब्जेक्ट की जो डायरेक्शन और उस पॉइंट की जो डायरेक्शन होती है वो किसी ओरिजिन, किसी एक फिक्स पॉइंट के हिसाब से बताई जाए, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर। आफ्टर द टाइप्स ऑफ वेक्टर देयर कम्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वेक्टर चैप्टर दैट इज लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। तो हम 2 और नाम से जानते हैं। इसको हम सम भी कह सकते हैं वेक्टर्स का, या फिर रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स भी कह सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लिए हमारे पास 2 लॉज हैं जिनके तहत हम एडिशन करवाते हैं वेक्टर्स की। एक लॉ है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स और दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स।
तो चलिए पढ़ते हैं पहले ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स जो है वो क्या कहता है। अगर दो वेक्टर्स जो हैं एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि अगर हम दो वेक्टर्स की रिप्रेजेंटेशन दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से करते हैं तो इनका जो इन दो वेक्टर्स का, फॉर एग्जांपल ये जैसे एक वेक्टर ए बी है और दूसरा वेक्टर जो है बी सी, ये दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से मैंने इन दोनों वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया है, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो है ए सी वेक्टर। यहाँ एक वर्ड लिखा गया है यहाँ पे कि टेकन इन वन ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आप दो वेक्टर्स ए बी और बी सी जो हैं वो ड्रॉ कर रहे हो तो इनका जो ऑर्डर होना चाहिए वो सेम। अब ऑर्डर से मतलब होता है कि इनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही तरफ होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये जैसे ए बी वेक्टर है ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, तो ये जो बी सी वेक्टर है ये भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर ये दो वेक्टर्स ए बी और बी सी हैं जो कि दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं तो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो होगा थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल दैट इज ए सी, लेकिन जो ए सी का ऑर्डर होगा वो इनसे क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जो मेन पॉइंट्स हैं इस लॉ के बारे में समझने के लिए वो ये हैं कि जो दो वेक्टर्स अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो दो साइड्स ऑफ ट्राइंगल से, तो जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट इज ए सी, उसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ए बी और बी सी के अपोजिट। नाउ रिजल्टेंट कौन था यहाँ, ए सी, किन दो वेक्टर्स का, ए बी और बी सी का। इसके बाद जो नेक्स्ट लॉ आता है वेक्टर्स की एडिशन का वो है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स। ये लॉ कहता है कि अगर कोई भी दो वेक्टर्स जो हैं वो पॉइंट किए जा रहे हैं और रिप्रेजेंट की जा रही है उनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बाय द एडजेसेंट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, तो उनका जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जो होगा वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो हमें बताएगा। नाउ इसको समझने के लिए लेट अस कंसिडर दो वेक्टर्स हैं, एक है वेक्टर ए बी और सेकेंड वेक्टर है ए सी। ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं और इस बार इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। ए बी जो है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है और ए सी जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये लॉ और ये लॉ में जो मेन डिफरेंस है कि इसमें जो वेक्टर्स होते हैं उनका ऑर्डर जो है वो सेम होता है और इसमें जो वेक्टर्स होते हैं उनका ऑर्डर सेम नहीं होता है, तभी ये वाला लॉ जो है वो यूज़ किया जाता है। एडजेसेंट साइड्स का मतलब होता है साथ साथ वाली, मतलब ये ए बी अगर एक साइड है तो इसके जो साथ वाली साइड है वो है ए सी, और इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होगा वो हमें कौन सा वेक्टर देगा, ये जो ए डी वेक्टर है ये देगा। तो इन दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट है अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं सी से डी और बी से डी तो इट विल फॉर्म अ पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो इन दो वेक्टर्स का क्या देगा मुझे, रिजल्टेंट। तो ए बी और ए सी का जो रिजल्टेंट आएगा वो कौन होगा, ए डी वेक्टर। तो मैं थोड़ा सा पॉइंट को रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे जो हमने सीखा इन दो लॉज में वो क्या पॉइंट्स थे कि ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर्स उन्हीं वेक्टर्स को लगेगा जिनका ऑर्डर जो होगा वो क्या होगा, एक ही ऑर्डर होगा, और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स जो होता है वो ऐसे वेक्टर्स को लगाया जाता है जिनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है। इसका जो रिजल्टेंट होता है वो थर्ड साइड ऑफ ट्राइंगल रिप्रेजेंट करती है और इसका जो रिजल्टेंट होता है वो डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम जो होगा वो हमें बताएगा। फ्रेंड्स, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है चैप्टर का वो है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। तो लेट्स सी कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स क्या होता है। वो था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। प्रोडक्ट जो है वेक्टर्स का वो दो तरीके से हम निकाल सकते हैं। एक प्रोडक्ट होता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा प्रोडक्ट होता है क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट जो होता है दो वेक्टर्स का वो डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, डॉट प्रोडक्ट। और क्रॉस जो होता है, क्रॉस को हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं और ये रिप्रेजेंट होता है क्रॉस से बिटवीन द टू वेक्टर्स, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस कंसिडर फ्रेंड्स, दो वेक्टर हैं हमारे पास ए और बी और उनके बीच का जो एंगल है वो है थीटा। देन ए और बी का जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा।
अगर हमें ये कहा जाए कि ये cos थीटा जो बिटवीन एंगल है बिटवीन द टू वेक्टर्स, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम वो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स। फ्रेंड्स, अगर ये वेक्टर्स हमें डायरेक्टली दिए जाएं तो हम उनको एज इट इज़ लिखे जाएंगे। अगर हमें कंपोनेंट फॉर्म ऑफ वेक्टर्स जो है वो दी जाए, देन हम उनका प्रोडक्ट जो है वो कैसे निकाल सकते हैं? उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो निकालने का फॉर्मूला है, इन वेक्टर्स के साथ जो यूनिट वेक्टर्स के साथ जो हमें इनके कोफिशिएंट्स दिए होंगे उनका प्रोडक्ट लेना है। जैसे ए वेक्टर का प्रोडक्ट, ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट जो है वो ए एक्स है, इसका प्रोडक्ट हमें किसके साथ लेना है? बी वेक्टर के आई कैप के साथ जो कंपोनेंट है दैट इज़ बी एक्स, इसके साथ। एंड सिमिलरली ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड अगर हम करेंगे तो हमें इनका प्रोडक्ट जो है वो मिल जाएगा। फ्रेंड्स, एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है कि डॉट प्रोडक्ट किन्हीं भी दो वेक्टर्स का जब हम लेते हैं तो हमारे पास जो क्वांटिटी आती है वो एक वैल्यू आती है, दैट इज़ मैग्नीट्यूड आता है। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिनका सिर्फ हमारे पास मैग्नीट्यूड हो तो उनको हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर होगा वो हमेशा क्या होगा? स्केलर क्वांटिटी। कुछ और पॉइंट्स जो हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में वो यहाँ मैंने लिखे हैं। जैसे कि पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं और वो 0 आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। देन सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है कि अगर दो वेक्टर्स जो कि इक्वल हैं उनका डॉट प्रोडक्ट लिया जाए तो उनका डॉट प्रोडक्ट सिंपली उस वेक्टर का स्क्वायर लेकर भी निकाला जा सकता है। थर्ड पॉइंट ये बताता है कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर प्रोडक्ट लिया जाए तो वो इक्वल होता है उनके रिवर्स ऑर्डर में भी। दैट मीन्स डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स इज कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है कि ए डॉट बी लें तो उसका भी वही आंसर आएगा जो हमें आंसर मिलेगा बी डॉट ए करके। आई होप डॉट प्रोडक्ट आपको क्लियर हुआ होगा और इससे जुड़े हुए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो समझ आए होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले बात करूं मैं इसकी, तो इसका जो आंसर होता है वो हमेशा क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। मतलब एक वैल्यू तो आएगी, साथ में एक यूनिट वेक्टर जो होगा वो भी आएगा, जो कि मैंने इधर रिप्रेजेंट किया है इस एन कैप से। ये हमें बताएगा सिर्फ डायरेक्शन। जैसा कि अगर आपने मेरा पिछला लेक्चर जो है वो देखा होगा तो उसमें जब मैंने आपको यूनिट वेक्टर जो था वो समझाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं वो हमें डायरेक्शन देने में हेल्प करते हैं। तो ए क्रॉस बी अगर मैं करूं तो इसका जो आंसर आएगा वो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ ए को मल्टीप्लाई करेंगे हम मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, साथ में लेंगे हम साइन ऑफ थीटा और साथ में एन कैप। ये जो एन कैप है ये एक यूनिट वेक्टर है और ये जो यूनिट वेक्टर होगा इसकी डायरेक्शन हमेशा क्या होगी? परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ बोथ ए एंड बी वेक्टर। अगर हमें दो वेक्टर्स की कंपोनेंट फॉर्म दी जाए तो देन हम किस तरह से उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो निकाल सकते हैं? तो क्या करेंगे हम? यहाँ लिखेंगे आई कैप, जे कैप और के कैप। आई के जो कंपोनेंट्स हैं वो आई के नीचे लिखेंगे, जैसे ए एक्स और बी एक्स। देन जे के जो कंपोनेंट्स हैं ए वाई बी वाई, देन के ए जेड बी जेड। देन हम जैसे मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में डिटर्मिनेंट निकालते थे, इसको हम उसी तरह से सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा किसका? ए क्रॉस बी वेक्टर्स का। फ्रेंड्स, जिन लोगों को नहीं पता है कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट्स में हम डिटर्मिनेंट कैसे निकालते थे किन्हीं भी दो क्वांटिटीज़ का, तो जब हम क्वेश्चंस करेंगे इस टॉपिक के बेसिस पे देन आई विल मेक श्योर कि आप लोगों को समझ आ जाए। जितना ईजिली समझोगे उतना ही अच्छा होगा। तो देन मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस तरह से हम ए क्रॉस बी जो है वो निकालते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में वो क्या हैं कि किन्हीं भी दो वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो दैट इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, विच मीन्स कि ये जो प्रोडक्ट होता है वो कॉम्यूटेटिव नहीं होता। सेकेंड पॉइंट बोलता है कि अगर किन्हीं भी दो वेक्टर्स का हम प्रोडक्ट लें, क्रॉस प्रोडक्ट लें, अगर आंसर हमारा 0 आता है तो इसका मतलब है कि वो दो वेक्टर्स जो हैं वो क्या हैं? पैरेलल हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। उसके बारे में जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सब कवर करने की मैंने कोशिश की हैं।
फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि ये जितनी भी वीडियोस मैं बना रहा हूँ या आने वाले टाइम में हम बनाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे जिनको इनकी ज़रूरत है वो इसका फ़ायदा जो है वो ले सकें। आप लोग ज़रूर हमें कमेंट्स में ये बताइए कि आपको किस तरह, क्या सजेशंस आपकी हमेशा हम ले सकते हैं। तो आप लोग ज़रूर ये बताइए कि क्या इम्प्रूवमेंट हम अपने कंटेंट में जो है वो कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें जो हैं आपको अगर नहीं समझ आई हैं या डाउट्स हैं तो वो भी आप अपने कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वेक्टर्स 3 वो हम कल कवर करेंगे। साथ में मैं कुछ MCQs जो हैं वो लाऊंगा, ताकि आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है उसका जो क्रक्स है वो आपको समझ आए। थैंक यू फ्रेंड्स।